हेलो बच्चा लोग, तो क्या हाल है आप सभी लोगों को। जय हिंद। हम लोग एनसीईआरटी की डिटेल सॉल्यूशंस कर रहे थे, जिसका पार्ट 1 हमने आपको कल की वीडियो में ज़रूर भेजा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पार्ट 1 ऑफ एनसीईआरटी डिटेल सॉल्यूशंस ज़रूर देखिए। इसके साथ ही इस श्रृंखला में हमने इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का पार्ट 1 और पार्ट 2 लेक्चर, जिसमें बुलेट कॉन्सेप्ट्स मैंने डिलीवर किए हैं, उसे भी देखना मत भूलिएगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं लगातार आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग और आपके क्वेश्चन सॉल्विंग की एबिलिटी को बढ़ाने वाले हैं। जो भी बच्चे एनसीईआरटी के क्वेश्चन से डर रहे हैं और बोर्ड्स में समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर करें कैसे चीज़ों को, तो वी आर हियर विद द सोल्यूशन। आपको प्रोवाइड कर रहे हैं एनसीईआरटी की ऐसी डिटेल सोल्यूशंस जो कि ना केवल आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दे, बल्कि आपको हर तरीके से तैयार करे आपके बोर्ड्स के एग्जाम्स के लिए। और आपको ना ही केवल बोर्ड्स के एग्जाम के लिए तैयार किए करें, आपको पता है एनसीईआरटी का जो सिलेबस है वो आपके जेई के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, आपके एनडीए के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और आपके नीट जैसे एग्जामिनेशन में तो डायरेक्टली एनसीईआरटी से क्वेश्चंस उठ के चले आते हैं। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं एनसीईआरटी के पार्ट 2 के डिटेल सॉल्यूशंस के साथ। तो ये क्वेश्चन है, ये 11th क्वेश्चन है, जो कहता है अ पॉलीथीन पीस rubbed with wool is found to have a negative charge of 3 into 10 to the power minus 7 कूलम। अब ध्यान दो, एक पॉलीथीन पीस है जिसको रब किया है, किससे? वुल से रब किया है, और उस पर एक नेगेटिव चार्ज मिला है, कितना? 3 into 10 to the power minus 7 का कूलम। एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम विच टू विच। ठीक है, किस ऑब्जेक्ट से किस ऑब्जेक्ट में? क्या पॉलीथीन से वुल में जाएगा इलेक्ट्रॉन, या वुल से पॉलीथीन में जाएगा इलेक्ट्रॉन? इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वुल टू पॉलीथीन? क्या इस पूरे प्रोसीजर में क्या मास का भी ट्रांसफर हो रहा है? तो मैंने आपको बताया था कि चार्ज की एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। अगर चार्ज है तो उसका मास होगा ही होगा। एंड ऑल्सो ये नेगेटिविटी वाली बात है, वो डिपेंड करता है कि कौन सा आराम से अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे सकता है और कौन आराम से इलेक्ट्रॉन्स को ले सकता है। आइए देखते हैं इसके डिटेल सोल्यूशंस को। तो when a polythene is rubbed against a wool, a number of electrons gets transferred from wool to polythene. wool से polythene में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है। wool जिसके अंदर एबिलिटी ज़्यादा अच्छी है इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करने की, इलेक्ट्रॉन्स को देने की पॉलीथीन को, इसलिए वो क्या हो जाता है? खुद पॉजिटिव हो जाता है और पॉलीथीन को क्या कर देता है? नेगेटिव। Wool becomes positively charged and polythene becomes negatively charged. Amount of charge on the polythene piece is Q is equal to 3 into 10 to the power minus 7 कूलम। और हमें पता है कि E पे कितना चार्ज होता है? 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम, राइट? अब देखो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं। आपको तो ये छोटे बच्चों वाला का फॉर्मूला पता है, Q is equals to NE, राइट? तो हमें पता है Q कितना है? 3 into 10 to the power minus 7, और E की वैल्यू पता है, तो हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं। Therefore, the number of electrons that are transferred from wool to polythene is 1.87 into 10 to the power 12। अब बात करते हैं बेटा दूसरे पार्ट की, जो ये कह रहा था कि इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। तो आओ देखते हैं इसको कैसे लिखोगे। देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ मास टेकिंग प्लेस, दिस इज बिकॉज इलेक्ट्रॉन हैज मास। तो भाई हमें पता है इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है? मास होता है। टोटल मास ट्रांसफर टू पॉलीथीन फ्रॉम वुल इज, टोटल मास कितना ट्रांसफर होगा भाई? अगर मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन me है और अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं, तो अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल मास ट्रांसफर्ड आपको पता चल जाएगा। तो वही चीज़ हमने किया एंड इवेंचुअली वी गॉट द आंसर एज दिस मच। तो ये बहुत ही नेग्लिजिबल मास है। ऑब्वियसली 10 to the power minus 31 बहुत ही नेग्लिजिबल मास जो कि ट्रांसफर होता है कभी भी कोई भी बॉडी बाय फ्रिक्शन या एनी हाउ अगर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है तो नेग्लिजिबल मास का चेंज देखने को मिलता है। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर हो गया होगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर्स A and B have their centers separated by a distance of 50 centimeter. What is the mutual force of electrostatic repulsion if the charge on each is 6.5 into 10 to the power 7 coulomb? The radii of A and B are negligible compared to the distance of separation.
अब देखो क्या बोल रहा है कि दो इंसुलेटेड चार्ज्ड कॉपर स्फीयर है, इंसुलेटेड है, चार्ज कॉपर स्फीयर है, ठीक है। ए एंड बी हैव देयर सेंटर्स सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। ये ए और बी है, ये दोनों स्फीयर है, इनके जो सेंटर्स हैं किससे सेपरेटेड है बेटा, इन दोनों के सेंटर्स सेपरेटेड है किससे, 50 सेंटीमीटर से, राइट। व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन इफ द चार्ज ऑन ईच इज, अब ईच पे चार्ज कितना है 6.5 इंटू 10⁻7 कूलम। द रेडियाई ऑफ ए एंड बी आर नेग्लिजिबल कंपेयर टू द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। तो जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है उस हिसाब से जो रेडियाई है स्फीयर्स का वो नेग्लिजिबल है, ठीक है। अब बताओ कैसे होगा ये वाला, देखो चार्ज ऑन स्फीयर क्या है, क्यू ए दिया है, क्यू बी दिया है आपको, ठीक है। फोर्स ऑफ रिपल्शन कैसे निकालोगे, एफ इज इक्वल टू क्यू ए क्यू बी ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम इसे k से भी रिप्रेजेंट करते हैं जो कि 9 इंटू 10⁻9 होती है। हमने सारी वैल्यूज़ को पुट किया तो हमें फोर्स ऑफ रिपल्शन पता चल गई, और इसी फोर्स ऑफ रिपल्शन को हम और क्या क्या कहते हैं, कूलम्बिक फोर्स भी कहते हैं या कूलम्बिक फोर्स ऑफ रिपल्शन भी कहते हैं, राइट। अब बात करते हैं बेटा सेकंड पार्ट की, बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड पार्ट कहता है व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन इफ ईच स्फीयर इज चार्ज डबल द अबव अमाउंट एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ। अब क्या बोल रहा है, चार्ज को डबल कर देना है और डिस्टेंस को क्या कर देना है, हाफ कर देना है। तो आपको क्या पुट करना पड़ेगा, आपको चार्ज को दोगुना कर देना पड़ेगा, चार्ज को दुगना कर देना पड़ेगा। तो जब दुगना आप करेंगे तो आपके लिए क्या हो जाएगा 1.3 इंटू 10⁻�6, और रेडियस जो सेपरेशन है उसको हाफ कर देना है। सेपरेशन को आप हाफ कर देंगे, जब आप इसके लिए फोर्स ऑफ रिपल्शन निकालेंगे तो क्या आ रहा है 0.243 न्यूटन। तो ऐसे करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप अगर आपसे मैं ये बोलूँ आगे चल के कि डिस्टेंस को 1/4 कर दिया, चार्जेस को 3 गुना कर दिया, 4 गुना कर दिया, तो भी आप क्या करेंगे उस हिसाब से प्रपोर्शन में रेशियो में रख के अपनी वैल्यू कूलम्बिक फोर्स से निकाल सकते हैं, राइट। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द फिगर शोज ट्रैक्स ऑफ 3 चार्ज पार्टिकल्स इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, गिव द साइंस ऑफ 3 चार्जेस, विच पार्टिकल हैज द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो। अब देखो इसमें एक फिगर दे दिया है और तुम ध्यान दो तो ये पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट के साथ दिया है और 3 डिफ्लेक्शंस दे रहे हैं, 1, 2 एंड 3 डिफ्लेक्शन दे रहा है तुम्हें, ठीक है। इधर वाला x है, इधर वाला y एक्सेस है, राइट। तो आपको पता है मोशन इन अ चार्ज पार्टिकल में डिफ्लेक्शन हम निकालते थे और उसी के थ्रू हम बताते थे कि किसका चार्ज टू मास रेशियो जिसका ज़्यादा होगा उसका डिफ्लेक्शन भी उतना ही ज़्यादा होगा, राइट। तो अब देखो इस क्वेश्चन में ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट, तो पहली बात अगर हमें चार्जेस पहचानना हो तो ऑब्वियसली 1 और 2 क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। 1 और 2 क्या होंगे मेरे बच्चे, नेगेटिव होंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट कर रहे हैं। और तीसरा वाला क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तभी ये नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट कर रहा है। अब आगे की बात करते हैं, इट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व, ठीक है, यही बात इसने फर्स्ट में लिखा है। द चार्ज टू मास रेशियो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट या द अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन। जितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा उतना ही ज़्यादा चार्ज टू मास रेशियो होगा। तो भाई देख सकते हैं कि डिफ्लेक्शन ऑफ पार्टिकल 3 सबसे ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा चार्ज टू मास रेशियो किसका होगा, 3 का ही होगा। अगर उसके बाद देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि जो 1 है उसका ज़्यादा है और फिर हमारा किसका है, 2 का है, यानी सबसे ज़्यादा 3 देन 1 फिर 2। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कंसिडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई। अब एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे दिया है मेरे बच्चे। अब बोल रहा है व्हाट इज द फोर्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन अ साइड हुज प्लेन इज पैरेलल टू द YZ प्लेन, ठीक है। अब देखो इसमें खास बात दे दिया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस, बिकॉज आई कैप का काम कर दिया है। और जो प्लेट है बेटा, जो प्लेट है वो किधर रखी गई है, YZ प्लेन में रखी गई है। वो प्लेट कैसी रखी गई है, YZ में। अब ऐसे समझो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है, ठीक है। अब क्या किया गया, x एक्सिस मतलब आपकी तरफ आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ये दी हुई है, ठीक। और YZ प्लेन में मतलब इस प्लेन में आपके स्क्वायर प्लेट को रखा गया है, ठीक है। समझ में आ रहा है, सामने इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है आपके और ये स्क्वायर प्लेट रखा हुआ है। अब क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द फ्लक्स। तो फ्लक्स हमें पता है, फ्लक्स क्या होता है, E डॉट ए, E की वैल्यू पुट किया, A की वैल्यू पुट किया एंड वी गॉट द आंसर ऑफ फ्लक्स। हमें फ्लक्स क्या हो गया, पता चल गया। अब बात करते हैं B की, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक अ 60 डिग्री विद द x एक्सिस। अब मान लो जो स्क्वायर प्लेट थी वो हमारी टिल्ट हो गई,
वो हमारी हल्का सा 60 डिग्री पे टिल्ट हो गई, यानी उसका नॉर्मल जो होगा वो भी किस पे टिल्ट हो जाएगा, 60 डिग्री पे टिल्ट हो जाएगा। इन दैट केस क्या होगा मेरे बच्चे, इन दैट केस क्या होगा, ई ए कॉस 60, यानी अब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में कितना एंगल है, 60 डिग्री का एंगल हो जाएगा। एंड देन वी वुड बी एबल टू फाइंड आउट द नेट फ्लक्स, जो कि आएगा 15 वोल्ट मीटर। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। आपको मैं बता दूं फ्लक्स होता क्या है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पासिंग परपेंडिकुलरली टू एनी सरफेस एरिया, राइट। किसी सरफेस एरिया में कितनी किसी सरफेस के परपेंडिकुलर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं मेरे बच्चे फ्लक्स कहते हैं, राइट। आइए बात करते हैं आगे की, व्हाट इज द नेट flux of the electric field of exercise 1.14 through a cube of 20 centimeter oriented so that its face is parallel to the coordinate axis। तो कुछ इस तरीके की बातें आपको देखने को मिलने वाली हैं। ओके, जस्ट अ मिनट, ठीक है, एक बार देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एक्सरसाइज 1.14। तो भाई एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज 1.14 है उसमें आपको नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू निकालना है। क्यूब का साइड कितना है, 20 सेंटीमीटर है, ओरिएंटेड सो दैट इट्स शेप इज पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन्स। तो जो आपका क्या है, फेस है, वो पैरेलल है कोऑर्डिनेट प्लेन्स के। तब इन दैट केस आप कैसे करोगे, देख लो। पहले तो हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझना होगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, थ्रू अ सरफेस इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया ऑफ द सरफेस प्रोजेक्टेड इन द डायरेक्शन। हाँ, तो यही है, फ्लक्स इज इक्वल्स टू ई डॉट ए कॉस थीटा एंड आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड क्यूब ओरिएंटेशन। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड और क्यूब के ओरिएंटेशन को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप समझिए कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एंड डायरेक्टेड अलोंग द एक्स एक्सिस, द क्यूब इज ओरिएंटेड सच दैट इट्स फेस आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन्स। This means that the two face of the cube will be perpendicular to the electric field and the two face will be parallel to the electric field। यानी अगर x, y, z ऐसे है, x, y, z ऐसे है, तो जो दो फेसेस हैं वो कैसी होंगी, परपेंडिकुलर, मतलब ये वाली और ये वाली परपेंडिकुलर होंगी, और ये वाली कैसे होंगी, ये वाली और ये वाली फेस कैसे होगी, पैरेलल होगी, राइट। तो ये ओरिएंटेशन हमारा बन रहा है क्यूब का। कैलकुलेट द एरिया ऑफ थ्रू द फेसेस, द एरिया ऑफ ईच फेस वुड बी कैलकुलेटेड एज साइड का स्क्वायर। तो एरिया हमें पता चल गया, हर जगह क्या आ रहा है, 0.04 मीटर स्क्वायर। अब देखो फेसेस एक्स एक्सिस, मतलब अब आपको क्या करना है एग्जैक्टली मैं आपको बता दूं। जैसे ये आपका एक क्यूब है, ठीक है, ये आपका एक क्यूब है, आपने इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस पे रख दिया। तो मान लीजिए ये 1 है, पीछे वाला इसके साइड वाला 2 है, मतलब ये वाला जो फेस है वो 2 है आपका, ऊपर वाला 3 है, नीचे वाला 4 है, आगे वाला 5 है, पीछे वाला 6 है। तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास हो रही है, तो हर फेस के लिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालेंगे। और कैसे निकालेंगे, ई ए कॉस थीटा से। अब ध्यान दीजिए, बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिए, इसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है जितना कि इसका थ्योरी। अब समझिए, जैसे आपने रख दिया किसी भी क्यूब को, ठीक, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही हैं। अब आप देखिए इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर है, यानी ई ए कॉस 180 हो जाएगा, यानी माइनस ई ए आ जाएगा। इस वाले सरफेस पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन इधर है, एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन इधर है, यानी ई और ए के बीच में कितना एंगल बनेगा, 0 डिग्री, यानी इधर क्या आ जाएगा, ई ए। अब बात करते हैं ऊपर और नीचे वाले सरफेस की। तो ऊपर वाले का एरिया वेक्टर ऊपर बनेगा, नीचे वाले का एरिया वेक्टर नीचे बनेगा, लेकिन दोनों ही केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाती हुई दिखेगी, यानी जो एंगल होगा एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा, राइट। तो cos 90 क्या होता है, 0 होता है, यानी ऊपर वाले सरफेस और नीचे वाले सरफेस से फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब बात करते हैं बैक एंड फ्रंट वाले सरफेस की। तब क्या होगा, बैक एंड फ्रंट वाला सरफेस में अगर तुम ध्यान दो तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैरेलल निकलेंगी। जब पैरेलल निकलेंगी यानी आपका क्या हो गया, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में अगेन कौन सा एंगल बन रहा है मेरे बच्चे, इधर वाले जो पीछे वाला सरफेस है उसका एरिया वेक्टर इधर बनेगा, जो आगे वाला सरफेस है उसका एरिया वेक्टर आपके साइड बनेगा। अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर के बीच में कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री एंगल बनेगा, यानी इन दोनों के भी थ्रू क्या बन रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 आ रहा है। और यही बात करें ये सरफेस में एक साइड माइनस ई ए आ रहा है, इधर साइड प्लस ई ए आ रहा है, यानी पूरे क्यूब के थ्रू अभी भी नेट फ्लक्स की बात की जाए तो वो 0 ही है, राइट। और वही चीज़ आपसे बोला गया है कि जो फाइनेट है वो क्या है, 0 है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। केयरफुल मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ ब्लैक बॉक्स इंडिकेट दैट द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ बॉक्स इज 8.0 × 10⁻⁷ न्यूटन मीटर ओवर कूलम्स।
कूलम, राइट। तो आपको फ्लक्स का दे दिया है, अब नेट चार्ज इनसाइड द बॉल पूछ रहा है। तो नेट चार्ज इनसाइड द फ्लूइड, आपको गॉस लॉ पता है कि नेट फ्लक्स कितना होता है, क्यू एंक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू एंक्लोज्ड ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो फाई में अगर आप एप्सिलॉन नॉट का मल्टीप्लाई कर दें, फाई में एप्सिलॉन नॉट का मल्टीप्लाई कर दें तो क्यू एंक्लोज्ड निकल आएगा, राइट। और आपने वही करना है, यू विल गेट द आंसर एज 7.08 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम। वहीं बात करें सेकंड पोर्शन की, तो पूछ रहा है कि इफ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सर्फेस ऑफ द बॉक्स वर 0, कुड यू कंक्लूड दैट देयर वर नो चार्जेस इनसाइड द बॉक्स, वाई और वाई नॉट। तो भाई अगर फ्लक्स 0 है तो क्यू नेट ओवर एप्सिलॉन नॉट भी 0 होगा, यानी क्यू नेट भी हमारा क्या होगा, 0। यानी किसी भी, इवन दो क्लोज सर्फेस में हैव इंटरनल चार्जेस, द नेट चार्ज इन इट कैन बी 0। अगर फिर भी अगर कोई क्लोज सर्फेस में बहुत सारे चार्जेस हैं, लेकिन अगर उससे फ्लक्स 0 है, तो यानी हम कह सकते हैं कि उससे उसके अंदर जो नेट चार्ज है वो भी क्या होगा, 0 होगा। आइए बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कहता है अ पॉइंट चार्ज 10 माइक्रोकूलम इज अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर एज शोन इन द फिगर, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। तो भाई आपके सामने एक पॉइंट चार्ज 10 माइक्रोकूलम का दे दिया है एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव द सेंटर, मतलब सेंटर ऑफ स्क्वायर से 5 सेंटीमीटर ऊपर की बात कर रहा है। तो साइड ऑफ द स्क्वायर कितना है बेटा, 10 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस स्क्वायर। तो इस स्क्वायर से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है, इसको देखना है, ठीक है। तो इसमें हिंट भी दिया है आपको एनसीईआरटी में, थिंक ऑफ द स्क्वायर एज वन ऑफ द फेस ऑफ द क्यूब विथ एज 10 सेंटीमीटर। तो अब इसमें बोल रहा है कि कितना फ्लक्स पास कर रहा है इट्स स्क्वायर प्लेट से। तो आपको इस स्क्वायर प्लेट के फेस को, एक स्क्वायर प्लेट को आपको एक फेस समझना है किसी क्यूब का, राइट। तो अगर आप उस तरीके से समझेंगे तो आपको ये वाला कैसा दिखेगा बेटा, जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, ये वाला स्क्वायर प्लेट कुछ ऐसा दिखेगा और इसके ऊपर क्यूब बना दें। तो इससे नेट फ्लक्स हमें पता है क्या आता है, क्यू एंक्लोज्ड ओवर एप्सिलॉन नॉट। और सिर्फ एक सरफेस से बात की जाए तो क्यूब में होते हैं 6 फेसेस, एक फेस से कितना निकलेगा बेटा, क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, यानी क्या हो जाएगा, क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय 6 कर दिया आपने, 1.9 × 10 टू द पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पॉइंट चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम इज एट द सेंटर ऑफ क्यूबिक गॉसियन सरफेस ऑफ 9 सेंटीमीटर ऑन द एज, व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। तो भाई अगर आप बोल रहा है कि क्यूब के एज पे एक जगह रखा गया है, क्यूब के एज पे एक जगह रखा गया है, तो आपको पता है कैसे बनेगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट आपने पुट करना है, फाई की वैल्यू आपके सामने निकल के चली आएगी, राइट। फाई की आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, चली आएगी। इसमें एक चीज़ और ध्यान दीजिए, एक पॉइंट चार्ज एट द सेंटर ऑफ द क्यूब एंड सरफेस इज 9 सेंटीमीटर ऑन द एज, एट द सेंटर ऑफ क्यूबिक गॉसियन सरफेस 9 सेंटीमीटर ऑन एज, व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। हाँ सही है, आपको क्या करना है, 5 ओवर एप्सिलॉन नॉट, राइट, ओके। अ पॉइंट चार्ज कॉजेज इलेक्ट्रिक फ्लक्स इतना है टू पास थ्रू अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ 10 सेंटीमीटर रेडियस सेंटर्ड ऑन द चार्ज। तो भाई क्या हो रहा है कि एक पॉइंट चार्ज जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रिएट कर रहा है, कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रिएट कर रहा है, -1 × 10 टू द पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, एक किसी स्फेरिकल गॉसियन सरफेस जो कि 10 सेंटीमीटर रेडियस का है उसके सेंटर पे रखा हुआ है। पहला देखो, इफ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस वर डबल, हाउ मच फ्लक्स वुड पास थ्रू इट। तो अगर डबल भी कर दोगे तो आपको पता है फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या वो रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, नहीं, राइट, वो रेडियस पे नहीं डिपेंड कर रहा है, यानी बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप देखो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पॉइंट चार्ज। तो वैल्यू पॉइंट चार्ज के लिए आपको फ्लक्स दे दिया है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है, आप ये निकाल लेंगे, राइट। इस तरीके से आप आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ 10 सेंटीमीटर हैज एन अननोन चार्ज इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज 1.5 × 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर कूलम एंड पॉइंट्स रेडियली इनवर्ड, व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर। तो भाई पूछ रहा है कि एक कंडक्टिंग स्फीयर है, एक कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका रेडियस कितना है मेरे बच्चे, 10 सेंटीमीटर इसका रेडियस है। अब बोल रहा है कि एक अननोन चार्ज को रखा गया है, एक इस पे एक अननोन चार्ज है, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, यानी 10 और यहाँ पे 10, 20 सेंटर, इस जगह पे बोल रहा है कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, 1.5 × 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर कूलम,
पॉइंटिंग रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है। व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर? तो पहली बात तो ये दिमाग में आ रहा है कि जो नेट चार्ज होगा वो एक नेगेटिव चार्ज होगा, तभी रेडियली इनवर्ड इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। ठीक है, तो अब कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड? हमें पता है क्या होता है 1/4πε0 आर स्क्वायर, ठीक है, टाइम्स क्यू, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो क्यू हमें नेट चार्ज है, आप प्रॉपरली सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो क्यू की वैल्यू आपके सामने 6.67 × 10⁻⁹ कूलम आ जाएगी। चार्ज एक नेगेटिव है और एंटी स्टैटिक है बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्ड एंड पॉइंटिंग, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड है, इसी वजह से हम ये बता सकते हैं कि जो चार्ज है वो किस नेचर का है, नेगेटिव नेचर का है, राइट। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ 2.4 मीटर डायमीटर हैज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ 80 माइक्रोकूलम। तो भाई स्फीयर का डायमीटर दे दिया, यानी अगर रेडियस की बात किया जाए तो 1.2 मीटर इसका क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। अब बात करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी को आप इससे रिप्रेजेंट करते हैं, होता क्या है, चार्ज एंक्लोज्ड बाय द एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया, राइट, चार्ज पर यूनिट एरिया। अब बात करते हैं व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीविंग द सरफेस ऑफ द स्फीयर। तो इसको देखना पड़ेगा, पहले हमने क्या कर दिया, रेडियस निकाल दिया, हमने सिग्मा निकाल दिया, और सिग्मा माइक्रो में दिया है तो पहले उसको कूलम मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। अब सिग्मा में पता है क्यू ओवर एरिया होता है, और एरिया ऑफ अ स्फीयर क्या होता है 4πr²। जब 4πr² आपने पुट किया तो आप क्यू एंक्लोज निकाल पाए 4 × 3.14, जो कि पाई की वैल्यू होती है आर का स्क्वायर, और सिग्मा की वैल्यू क्यू एंक्लोज्ड आपने निकाल लिया। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी सरफेस से आपको पता ही है क्या होता है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू की वैल्यू पुट की और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट की एंड यू वुड हैव गॉट द आंसर। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूस अ फील्ड ऑफ 9 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर। तो एक लाइन चार्ज के वजह से किसी पॉइंट पे इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, ठीक है। कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी पहले होता क्या है समझ लो। लीनियर चार्ज डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से, जो कि होता है Q बाय L, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। सिग्मा, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है जिसे हम कहते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया। वहीं बात की जाए अगर रो की, रो जिससे आप कभी कभी डेंसिटी भी रिप्रेजेंट करते हैं, एक्चुअली रो को आप वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए भी यूज़ करते हैं, जिसमें आप ये बताते हैं कि चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, राइट। आइए बात करते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की। तो इसमें हमें पता है किसी भी लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब किसी भी वायर के थ्रू क्या निकलता है इलेक्ट्रिक फील्ड, लैम्डा ओवर 2πε0 डी। डी कितनी है, डिस्टेंस है उस जगह की फ्रॉम दी वायर। आपको पता है लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी 2πε0 डी ई, राइट, यानी डिस्टेंस टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड। आपने सारी वैल्यूज पुट की, आपको लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई पता चल गई। इसमें आपको याद होगा डेरिवेशन हमने किया था, एक गॉसियन सरफेस बनाया था r डिस्टेंस पे, और फिर इसका डेरिवेशन भी अगर आपको समझना है इस पर्टिकुलर फॉर्मूले का तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के भेजिए। मैं ज़रूर आपको विदिन 3 मिनट्स और 2 मिनट्स की एक वीडियो ला के उसमें पूरी गॉसियन सरफेस की डेफिनेशन एकदम क्लियर कर दूँगी। आइए बात करते हैं दूसरे नेक्स्ट क्वेश्चन की। टू लार्ज thin metal plates are parallel and close to each other. On their inner surface, the plates have surface charge density of opposite sign. तो भाई opposite sign, एक में प्लस सिग्मा है, एक में माइनस सिग्मा है, ठीक है बात। And the magnitude of it is 117.0 कूलम ओवर मीटर स्क्वायर, यानी आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी दे दिया है। एक में कितनी है +17.0 × 10⁻⁻22, एक में है -17.0 × 10⁻⁻22, ठीक है। व्हाट इज द ई रीजन आउटसाइड द फर्स्ट प्लेट? तो भाई हमको पता है ये दोनों प्लेट्स हैं आपकी 1, 2 और 3। अगर बाहर की बात की जाए तो दोनों में अगर एक में पॉजिटिव है एक में नेगेटिव है तो ई रिजल्टेंट 0 आएगा, एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव तो ई रिजल्टेंट 0 आएगा। क्यों 0 आ रहा है? क्योंकि हमें पता है थिन शीट की वजह से क्या होता है सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। दोनों की वजह से सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट बनेगी और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में बनेगी बिकॉज एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। वहीं अंदर की बात करें तो पॉजिटिव वाले, मान लीजिए ये वाला पॉजिटिव वाला है और ये वाला नेगेटिव है, तो पॉजिटिव वाले से अवे बनेगी और नेगेटिव वाले के टुवर्ड्स, यानी यहाँ पे 2 सिग्मा जुड़ जाएंगी, यानी 2 इलेक्ट्रिक फील्ड्स, आई एम सो सॉरी, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड्स जुड़ जाएंगी।
जब दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स जुड़ जाएंगी यानी आपका क्या आएगा, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, एंड यू विल पुट द वैल्यूज, यू विल गेट द आंसर्स एट द इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत ध्यान देने वाली बात ये है कि कभी भी थिन शीट का फॉर्मूला आपसे पूछा जाए या अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए कि क्या थिन शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या उसके सरफेस एरिया पे डिपेंड करती है, क्या उसके डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, तो नहीं, आप देख सकते हैं इसकी जो वैल्यू है वो सिर्फ और सिर्फ सरफेस चार्ज डेंसिटी पर ही निर्भर करती है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ भी नहीं है और इसी के साथ हम एनसीईआरटी का इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का डिटेल सॉल्यूशन कंप्लीट कर चुके हैं मेरे बच्चे। आई होप आपको ये सभी वीडियोस पसंद आई होंगी। ये पूरी वीडियोस डिवाइडेड है 4 लेक्चर्स में, 4 लेक्चर्स क्या 4 वीडियोस में डिवाइडेड है। पहली 2 वीडियोस 15-15 मिनट्स की हैं जिसमें आपको बुलेट कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के दिए गए हैं, और उसके बाद नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव 2 वीडियोस में आपको एनसीईआरटी के कंप्लीट डिटेल सॉल्यूशंस दिए गए हैं और आपको ये भी बताया गया है कि कैसे आप अपने बोर्ड्स में इन क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हैं। ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के भेजिए। अगेन इस पूरे लेक्चर में अगर आपको कोई भी टॉपिक ऐसा लगा हो जिसमें आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, मैं आपकी बहुत कम मिनट्स में, बहुत कम सेकेंड्स में उस वीडियो की क्लैरिफिकेशन वीडियो एक लेके आऊँगी। क्लैरिफिकेशन क्या कहूँ, बेहतर तरीके से समझाने वाली एक वीडियो लेके आऊँगी। तो जय हिंद बच्चों, आप सभी इस वीडियो को लाइक, अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद।